Yes, good morning, all of you. कल हमने लास्ट कहाँ छोड़ा था? बताओ। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने डिसीजन दिया है। ठीक है, पॉइंट यहाँ पर क्या नोटिस करने का था कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने डिसीजन दिया है। जैसे कि मैंने बताया था ना कि अगर कोई ए बी को बोलता है या फिर कोई एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है या गवर्नमेंट कोई सूचना जाहिर करती है, ठीक है, तो उसे हमें एक्सेप्ट करना है। हमें ये मानना है कि जो उन्होंने कहा है वो करना है। जैसे कि अगर ए ने बी को कुछ कहा तो ये हमें अज्यूम करना है क्या कि जो ए ने कहा है, मतलब अगर ए बी को कुछ कहता है तो वो ये बोल के सोचता है कि हाँ सामने वाला मानेगा। ठीक है, उसी तरह से अगर कोई एडवर्टाइज दिया जाता है तो ये मानते हुए दिया जाता है कि लोग उस एडवर्टाइज को सच मानेंगे। ठीक है, और उसको पढ़ेंगे, उस पर भरोसा करेंगे। गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है या कोई सूचना जाहिर करती है, कोई नोटिस जारी करती है तो उसको सब एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर अजम्पशन में कुछ आएगा ही नहीं। सीधी सीधी बात है कि गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है तो इसमें कोई अजम्पशन करने की बात नहीं है। कोई भी अजम्पशन तुम लगा लो लेकिन कोई सा भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि सीधी सीधी बात है कि यहाँ पर ये गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है तो गवर्नमेंट का डिसीजन जो भी होगा वो सबको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो इस कारण से इसका क्या आएगा? नन इज इम्प्लिसिट। इसका रीजन सिंपल ये है, मतलब कि वो सेंटेंस पे कोई डिपेंडेंसी है ही नहीं। यहाँ पर जो मेन की पॉइंट है वो क्या है? गवर्नमेंट का डिसीजन। आई बात समझ में? तो अब कहां पे क्या चीज नोटिस करनी है, वही चीज हमें याद रखनी है कि अगर कोई एडवर्टाइज दिया जाए, ए ने बी को कुछ कहा या फिर कोई नोटिस जारी किया जाता है तो उन सबको क्या करना है? मानना है, मतलब इररिस्पेक्टिव कि उसका क्या रीजन है। नेक्स्ट। हम्म नहीं, यहां पर जो है गवर्नमेंट का डिसीजन एक अलग चीज है और एक प्राइवेट डिसीजन अलग चीज है। हम्म देखो यहां पर क्या है कि द एक्स एयरलाइंस हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज द पैसेंजर फेयर बाय 15% with the immediate effect assumption the demand for the seats of X airline may remain unchanged even after the hike of the fare. Other airline companies may also hike the passenger fare. देखो अदर एयरलाइन की तो यहाँ पर assumption लगाना बिल्कुल ही गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अदर एयरलाइंस के बारे में कोई भी स्टेटमेंट में बात नहीं कही गई है। लेकिन अगर किसी कंपनी ने अपने प्रोडक्ट का प्राइस अगर बढ़ाया है तो उसका ये मानना होता है, उसका ये assumption है कि हमारा प्राइस अगर हम बढ़ा भी देंगे तो भी हमारी सेल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तभी वो अपनी प्रोडक्ट का प्राइस हाइक करती है। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये है कि उनका अजम्पशन सीधा सीधा ये है कि द डिमांड जो रहेगी वो उनकी अनचेंज रहेगी, भले ही उसमें प्राइस में क्या कर दिया जाए? हाइक कर दिया जाए। तो उनका अजम्पशन जो है वो यहां पर सही होगा। तो वन इज इम्प्लिसिट।
ठीक है, अब होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है, लेकिन अगर कंपनी ने अपनी प्राइस जो है प्रोडक्ट की अगर वो राइज की है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उनका अजम्पशन ये है कि भले ही हमने प्राइस को हाइक कर दिया है लेकिन हमारा जो सेल है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? ये तो कंपनी का मानना है ना, ऐसा होगा नहीं होगा वो अलग चीज है, कंपनी का अजम्पशन है ना। कंपनी ने अगर प्राइस हाइक किया है तो उनका अजम्पशन क्या है कि हमारी सेल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, सिंपल सा है, तो सीधा सीधा क्या है, एडवर्टाइजमेंट ही है। ठीक है, अवर बैंक प्रोवाइड्स ऑल योर बैंकिंग रिक्वायरमेंट्स इन वन लोकेशन, बैंक ने एक एडवर्टाइज दिया है, ऑब्वियसली सब उसको सच मानेंगे। Customer prefers to carry out all the banking transaction at one place. People may get attracted by the advertisement and carry out their transaction with the bank. तो ऑब्वियसली अगर इस तरह का एडवर्टाइज अगर बैंक में दिया हुआ है तो उनका ये अजम्पशन होगा क्या कि पहली बात तो उनको ये चीज की जरूरत है और दूसरी बात वो इसको सच मानेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बोथ अजम्पशन आर इम्प्लिसिट। क्लियर है? नेक्स्ट, ये तो मतलब देख के ही हो रहा है क्लियर कि क्या इसमें बोला गया है। इम्प्रिजनमेंट फॉर 27 ईयर्स मेड नेल्सन मेडेला द प्रेसिडेंट। अजम्पशन क्या है, ओनली हु वर इम्प्रिजन्ड फॉर 27 ईयर विल बिकम द प्रेसिडेंट, मतलब कि किसी को जेल हो जाए तो उसको क्या बना दिया जाएगा, प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। या फिर टू बिकम द प्रेसिडेंट इम्प्रिजनमेंट इज अ क्वालिफिकेशन, क्या है, दोनों ही बातें क्या हो गई, बकवास हो गई, है ना। इसका आंसर सीधे सीधे क्या आ जाएगा, नन इज इम्प्लिसिट। ठीक है, वही बात हो गई कि अगर कोई बोल दे कि हमने तो बिना पढ़े त्रिची में ले लिया था तो सबने डिसाइड या कर लिया अरे पढ़ना नहीं पड़ेगा, अगर पढ़ लेंगे तो त्रिची नहीं मिलेगा, है ना, वही बात हो गई। क्या, डी या बी? ठीक है, क्या बोला गया है, देयर हैज बीन अ रिमार्केबल इंक्रीज इन द एयर ट्रैफिक इन द इंडिया ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू ईयर्स, ट्रेवलिंग बाय एयर बिकम्स अ स्टेटस सिंबल नाउ। ऐसा कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है इससे अजम स्टेटमेंट से। लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर एबल टू अफोर्ड एयर ट्रैवल नाउ, हाँ इस बात से ये चीज ठीक है कि हाँ अगर इंक्रीज हुआ है एयर ट्रैफिक मतलब कि ज्यादा लोग अब उसको अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ओनली टू इज इम्प्लिसिट। ठीक है, थोड़ा अच्छे से सोचो। हम्म, a good executive has to be task oriented as well as
people oriented. assumption some executives are people oriented, some executives are not people oriented. obviously अगर assumption को हम देखें तो at a time एक ही true होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सी आएगा, लेकिन क्या वो स्टेटमेंट पे बेस्ड हो रहा है क्या, ये पहले देखो। हम सिर्फ assumption को देख रहे हैं कि आइदर और हो सकता है, लेकिन स्टेटमेंट को प्रॉपरली वैलिडेट कर रहा है क्या, पहले ये अच्छे से देखो। अ गुड एग्जीक्यूटिव टू बी टास्क ओरिएंटेड एज वेल एज पीपल ओरिएंटेड, तो उसका मानना यह है कि टास्क ओरिएंटेड भी होना चाहिए पीपल ओरिएंटेड के साथ साथ। मतलब कि उसका यह अजम्पशन होगा कि पीपल ओरिएंटेड तो है, लेकिन साथ ही साथ टास्क ओरिएंटेड होना भी जरूरी है, ठीक है। तो अजम्पशन में कुछ ऐसा होना चाहिए था कि सम एग्जीक्यूटिव्स आर पीपल ओरिएंटेड ओनली, सम एग्जीक्यूटिव्स आर पीपल ओरिएंटेड ओनली, ठीक है। तो यहां पर इस कारण से मे भी हो सकता है इसका नन दिया है, ठीक है। इसका आंसर क्या दिया है, नन दिया है। तो इसका रीजन जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि सम एग्जीक्यूटिव्स आर पीपल ओरिएंटेड ओनली, ऐसा उसका अजम्पशन होगा। इसीलिए उसने क्या कहा कि सिर्फ पीपल ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ टास्क ओरिएंटेड भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर इसका क्या आ जाएगा, नन। अगर ओनली होता तो मे बी अजम्पशन 1 जो है वो सही हो सकता था। अभी उसी के हिसाब से तो आंसर बताया, नन। देखो यहां पर दोनों स्टेटमेंट, तो अजम्पशन तुमने देख लिया कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, तो तुमने सी बोल दिया कि कुछ हमने क्या है ना सिलॉग पढ़ चुके हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन ले लेते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर कुछ पीपल जो ओरिएंटेड, कुछ लोग अगर एग्जीक्यूटिव जो है वो पीपल ओरिएंटेड है तो कुछ नहीं होंगे, आइदर और हमने सोच लिया। लेकिन ये जो अजम्पशन है ये किस पे बेस्ड होना चाहिए, स्टेटमेंट पे बेस्ड होना चाहिए। मतलब जिसने स्टेटमेंट बोला है या जो स्टेटमेंट सुन रहा है उसने क्या अज्यूम किया। तो अगर कोई ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि अ गुड एग्जीक्यूटिव, थोड़ी सी देर के लिए अजम्पशन को भूल जाओ, अभी अजम्पशन को मत पढ़ो, सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट को पढ़ो। अ गुड एग्जीक्यूटिव हैज टू बी टास्क ओरिएंटेड एज वेल एज पीपल ओरिएंटेड, ठीक है। अगर कोई गुड एग्जीक्यूटिव है तो टास्क ओरिएंटेड भी होना चाहिए पीपल ओरिएंटेड होने के साथ साथ। तो इसका मतलब कि जो बोल रहा है वो यही बोल रहा होगा, वो यही सोच रहा होगा कि सिर्फ क्या है, पीपल ओरिएंटेड है, टास्क ओरिएंटेड नहीं है, ठीक है। इसलिए उसने ये कहा कि सिर्फ पीपल ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ टास्क ओरिएंटेड भी होना चाहिए। अब अगर अजम्पशन देखोगे तो वहां पर क्या है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा सा इंडिपेंडेंटली होकर सोचो, तुम खाली इसको देख के सोचोगे तो ऑब्वियसली सी सही लगेगा, लेकिन वो स्टेटमेंट पर बेस्ड नहीं है ना। स्टेटमेंट जो बोलने वाला है उसका ये अजम्पशन नहीं बैठ रहा ना सही से, समझ में आया। इसलिए हाँ, अगर ओनली लिखा होता तो मे बी यहां पर ये क्या हो जाता, अजम्पशन 1 सही हो सकता था, ठीक है। नेक्स्ट, और भी उसका कुछ रीजन हो सकता है और एनालाइज करना। जितने भी क्वेश्चंस करवा रहा हूं उसको दोबारा से जरूर सॉल्व करना। क्या रहा है, ए read this book to get detailed and most comprehensive information on this issue. The person who wants this information can read. अब उसने ये कहा है कि अगर किसी को इस बारे में, इस इशू के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो ये बुक पढ़ सकता है। इसका मतलब कि अजम्पशन निकाला जा सकता है कि अगर किसी को इस मुद्दे पर अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए ये बुक अवेलेबल है, वो पढ़ सकता है, ठीक है। देयर आर अदर बुक्स अवेलेबल ऑन दिस इशू। अदर बुक की कोई बात यहाँ पर स्टेटमेंट से अजम्पशन नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। तो ओनली क्या हो जाएगा, 1 इज इम्प्लिसिट। अदर बुक की कोई बात अज्यूम नहीं की जा सकती। नेक्स्ट, अब ये क्या आ गया, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। क्या आ रहा है, बी, टू कल्टिवेट इंटरेस्ट इन रीडिंग द interest in reading, the school has made it compulsory from June 1996 for each student to read 2 books per week and submit a weekly report on the book. मतलब कि बुक का रीडिंग इंटरेस्ट इंक्रीज करने के लिए
स्कूल ने क्या बोला कि पर वीक 2 बुक पढ़नी है और उसके लिए वीकली रिपोर्ट सबमिट करनी है उस बुक के ऊपर। कंक्लूजन, द इंटरेस्ट इन रीडिंग कैन बी क्रिएटेड बाय फोर्स और some students eventually will develop interest in reading. Obviously by force इस तरह का कोई कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता कि इस तरीके का फोर्स करके ये चीज पॉसिबल है, लेकिन हाँ कुछ स्टूडेंट में इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा इस तरीके से, ये इस तरीके का कंक्लूजन जरूर निकाला जा सकता है। फोर्सफुली ओनली टू इज फॉलो, ठीक है, फोर्सफुली तो नहीं होगा लेकिन हाँ कुछ स्टूडेंट्स में ये डेवलप हो जाएगा। ठीक है, बी क्लियर है। नेक्स्ट, क्या होगा, ए बी डी, डी, ए। Modern man influences his destiny by the choice he makes, unlike in past. Earlier there were less option available to them. There was no desire in the past to influence the destiny. अब देखो obviously यहां पर अगर हम पहले से पास्ट से कंपेयर करें तो अब की तुलना में पहले जो है ऑप्शंस कम होते थे, ठीक है, तो अब अपॉर्चुनिटीज वगैरह ज्यादा रहती है, लेकिन ये हम डिजायर के बारे में नहीं कह सकते कि पहले के लोगों में डिजायर नहीं होता था अब डिजायर है ना। तो ये स्टेटमेंट कंक्लूजन 2 तो बिल्कुल ही क्या हो गया, गलत हो गया कि देयर वाज नो डिजायर इन पास्ट, ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते। हाँ लेकिन हम ये बोल सकते हैं अर्लियर देयर वर लेस ऑप्शन अवेलेबल टू देम। अगर अभी ये बोला जा रहा है कि हाँ इजीली अगर कोई चीज मिल जाएगी, तो पहले क्या था, लेस ऑप्शन थे। क्या, मॉडर्न मैन influences his destiny by the choice he makes, unlike in the past। क्या कहना चाह रहे हो कि अगर चॉइसेस, नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, ऐसा पास्ट के बारे में ये नहीं कहा जाता, लेकिन ऑब्वियसली जिस तरह से बात की जा रही है इससे ये समझ में आता है कि एक कम से कम एक जनरेशन पहले की तो वो बात कर ही रहा है। बाय सेंटेंस में, स्टेटमेंट में ये बात तो निकाली जा सकती है कि वो प्रीवियस जनरेशन की बात कर रहा है, और ऑप्शन अवेलेबल टू देम यहाँ पर इस बात का सीधा सीधा मकसद देखो, अब ये जहां तक 100% तुम एकदम कंक्लूजन पे नहीं जाओगे, लेकिन बात जो अगर नॉर्मली अगर कोई बोलता है तो ये बात तो समझ में आती है। अगर मैं ये बोलता हूं तुमसे कि नहीं अब तो आसान है कुछ भी काम करना, तो ऑब्वियसली पहले मैं यही सोच के बोलूंगा कि यार पहले इंटरनेट नहीं था, अब इंटरनेट की फैसिलिटीज है, ऑप्शंस बढ़ गए हैं पहले से ज्यादा। तो ये बात तो वैसे भी कंक्लूजन से भी सेटिस्फाई कर रही है, और बिना कंक्लूजन के भी ये बात तो प्रूफ होती ही है। अगर कोई भी बहुत बात कहेगा, हमारे अगर पेरेंट्स भी अगर कुछ बात कहेंगे तो वो क्या कंपेयर करके बोलेंगे कि देखो आज के टाइम में अगर तुम ये नहीं कर पा रहे हो तो फिर सोचो हमने कैसे किया होगा। इसका मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं उनका बोलने का तरीका क्या है कि आज जो तुम्हारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो पहले नहीं हुआ करते थे, ठीक है। तो उसी पॉइंट को लेते हुए ये बोला गया है। क्या चीज, स्टेटमेंट का मीनिंग ही तो बता रहा हूं मैं, स्टेटमेंट का मीनिंग वो यही तो बता रहा है ना कि मॉडर्न मैन इन्फ्लुएंसेस हिज डेस्टिनी बाय द चॉइस। अब अगर आज की जनरेशन में अगर कोई चाहेगा तो वो अपनी डेस्टिनी को खुद से इन्फ्लुएंस करके अपने आप को काबिल बना सकता है या कुछ अचीव कर सकता है, जो कि पहले के जमाने में लोग नहीं कर पाते थे। तो क्यों नहीं कर पाते थे, तो ऑब्वियसली उनके पास ऑप्शंस क्या थे, लेस थे, ठीक है। अब उसको प्रूफ तो कर नहीं पाऊंगा मैं उसको फॉर्मूला लगा के कोई, है ना। ठीक है, यहां पर क्या बोला गया है स्टेटमेंट में, while the presenting a stage show recently the famous actor declared that he has a practice either taking the full payment or none for his stage show। उसने ये बात कही क्या कि अगर मैं पैसा लूंगा तो पूरा लूंगा, नहीं तो कुछ भी नहीं लेता, ठीक है। तो इससे ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है, द एक्टर हैज टेकन फुल पेमेंट फॉर हिज रीसेंट स्टेज शो, द एक्टर डिड नॉट टेक एनी मनी फॉर हिज रीसेंट स्टेज शो। मतलब जो भी अभी उसने स्टेज शो किया होगा या तो उसने उसके लिए पूरा पेमेंट लिया होगा या तो बिल्कुल पेमेंट नहीं लिया होगा। अगर फुल पेमेंट लिया होगा तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, अगर ये वाली ट्रू होगी तो ये वाला, मतलब दोनों में से एट ए टाइम एक कंक्लूजन सेटिस्फाई करेगा। तो क्या हो जाएगा, सी। और ये बिल्कुल स्टेटमेंट से ही निकल कर आ रहा है, ठीक है। कंक्लूजन आइदर और में है और वो डायरेक्टली कहां से निकल के आ रहा है,
स्टेटमेंट सही आ रहा है। ठीक है, तो ये पहला एग्जाम्पल हमने देखा जो अभी किस में जा रहा है, आइदर और में जा रहा है। ठीक है ना, आइदर और वाले एग्जाम्पल देखने को कम मिलते हैं। हम्म, क्या आएगा, डी। From the next academic year, student will have the option of dropping mathematics and science for their school living certificate examination। मतलब अब वो चाहे तो मैथमेटिक्स और साइंस को छोड़ सकता है अब से, नेक्स्ट सेशन से। ठीक है, स्टूडेंट हु आर वीक इन साइंस एंड मैथमेटिक्स विल बी बेनिफिटेड। ऑब्वियसली अगर जिनका मैथ्स और साइंस अगर वीक होगा तो वो उसको ड्रॉप करने को प्रेफर करेंगे, तो उनको तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा। अर्लियर स्टूडेंट डिड नॉट हैव द चॉइस ऑफ कंटिन्यूइंग देयर एजुकेशन विदाउट टेकिंग दीज सब्जेक्ट्स। तो ऑब्वियसली वो बात भी समझ में आ रही है, क्योंकि अब वो नेक्स्ट ईयर से बोल रहा है लागू होगा, मतलब अभी तक ऐसा नहीं होता था। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बोथ फॉलोज। ठीक है, क्या हो जाएगा, बोथ फॉलोज। क्लियर, नेक्स्ट। सी, as far as the rate of literacy is concerned, there is hardly any difference between the state of Kerala and Paschim Bengal, but one is ahead of other in respect of the percentage of population employed। तो अब यहाँ पर लिटरेसी के बारे में बोला गया है कि ऑलमोस्ट क्या है, वो दोनों इक्वल है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट इज मोर इन केरला देन पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल हैज अ हायर एम्प्लॉयमेंट देन केरला। दोनों एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, आइदर वन और टू फॉलोज। और लिटरेसी से ही डायरेक्टली कनेक्टेड है एम्प्लॉयमेंट, तो इसलिए वो स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है। क्लियर है, नेक्स्ट। ठीक है, क्या आएगा, क्या बोला गया है, अंटिल अवर कंट्री अचीव इकोनॉमिक इक्वलिटी एंड पॉलिटिकल फ्रीडम डेमोक्रेसी वुड बी मीनिंगलेस। जब तक हमें इकोनॉमिक इक्वलिटी और पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं मिल जाता तब तक डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है। कंक्लूजन, पॉलिटिकल फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी गो हैंड इन हैंड, मतलब कि ये दोनों चीजें एक साथ ही आ सकती हैं, एक एक करके नहीं। तो कंक्लूजन वन सेटिस्फाई कर रहा है। इकोनॉमिक इक्वलिटी लीड्स टू द रियल पॉलिटिकल फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, नहीं ये बात नहीं है, क्योंकि हमें क्या बोला गया है, इकोनॉमिक इक्वलिटी एंड पॉलिटिकल फ्रीडम से डेमोक्रेसी आएगी। अब यहां पर कंक्लूजन में क्या बोल दिया, इकोनॉमिक इक्वलिटी से पॉलिटिकल फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी आएगी। तो यहां पर ये क्या हो गया, सही नहीं बैठ रहा, ओनली वन फॉलोज। ठीक है, नेक्स्ट। क्या आ रहा है, बी।
फ्रॉम ऑल द अवेलेबल कल्चरल रिकॉर्ड्स, मतलब कि जो पुराने चीजों का रिकॉर्ड निकाला गया, इट इज एविडेंट दैट इवन इन द एशियंट इंडिया बोथ द मास्टर्स एंड डिसाइपल्स वैल्यूड नॉट द क्वांटिटी बट द क्वालिटी ऑफ द नॉलेज। मतलब कि जो गुरु और शिष्य किस पे फोकस करते थे, क्वालिटी ऑफ नॉलेज रेदर देन द क्वांटिटी। ठीक है, गिविंग इंपॉर्टेंस टू द क्वांटिटी ऑफ नॉलेज इज मीनिंगलेस। अब कंक्लूजन क्या निकाला जा रहा है कि क्वांटिटी ऑफ नॉलेज जो अगर उस पर इंपॉर्टेंस दी जाए तो मीनिंगलेस है, वो स्टेटमेंट से हम ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, देयर वॉज अ आइडेंटिटी ऑफ एजुकेशनल वैल्यूज बिटवीन द टीचर्स एंड स्टूडेंट इन द एंशियंट इंडिया। हाँ, ये बात तो सीधे सीधे निकल के आ रही है कि पहले किस पर फोकस होता था, देयर वॉज एन आइडेंटिटी ऑफ एजुकेशनल वैल्यूज, एजुकेशनल वैल्यू पे फोकस रहता था, मतलब कि क्वालिटी पे ज्यादा फोकस होता था किसका, स्टूडेंट और टीचर का। तो यहां पर बी जो है मोर एक्यूरेट बैठ रहा है। ठीक है, और कहीं पर भी कुछ भी चीज देखो, नहीं कहीं पर भी किसी क्वेश्चन में किसी को लग रहा हो ना, तो उसको क्या कहा मैंने, बचाते चलो, बचाना पड़ेगा। क्या आएगा, डी। अरे बिना तुम लोग बता देते हो। क्या आ रहा है, डी। इसमें तो सिंपल सा ही है, इन अ वनडे क्रिकेट मैच द टोटल रन मेड बाय द टीम वर 200 आउट ऑफ विच 160 रन वर मेड बाय स्पिनर्स। अब ये उन्होंने कहा कि 80% रन जो है वो किसने बनाए, स्पिनर्स ने बनाए। लेकिन कंक्लूजन में क्या बोल दिया कि 80% ऑफ टीम कंसिस्ट ऑफ स्पिनर्स। ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है एक ही स्पिनर और उसी ने ही पूरा 160 बना लिया, तो इस तरह का कोई कंक्लूजन हम नहीं निकाल सकते। द ओपनिंग बैट्समैन वर स्पिनर, ओपनिंग बैट्समैन तो बिल्कुल ही क्या हो गया, गलत हो गया। इससे कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा कि ओपनिंग बैट्समैन कौन होगा, स्पिनर होगा। ऐसा कोई कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता। क्लियर है, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, है ना। क्या आ रहा है इसका, ए। In spite of claim the of government of terrorism being under check, their nefarious activity still continuous। ठीक है, अब अगर नहीं भी किसी को वर्ड का मतलब समझ में आता है, मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पर टेररिस्ट अटैक की बात करी जा रही है कि वो स्टिल अभी भी क्या है, कंटिन्यू है। द टेररिस्ट हैव नॉट कम टू अंडरस्टिमेट विद द गवर्नमेंट। तो अब कंक्लूजन ये निकाला जा सकता है कि उनकी एक्टिविटीज जो है वो कंटिन्यू है, हम उनको अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। द गवर्नमेंट हैज बीन कॉन्स्टेंटली टेलिंग अ लाई। तो अब वो सच बोल रही है झूठ बोल रही है, इस बारे में कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता। तो कौन सा वाला सही हो जाएगा, वन फॉलोज। गवर्नमेंट बोल रहा है मतलब सब झूठ लगता है, वो हमें लगता है ना, और वो सच भी है, लेकिन हमें उसको थोड़ी ना मानना है। हमें उनके नजरिए से मानना है कि हाँ गवर्नमेंट सब सच है, वो सब अच्छी है, सब अच्छा बोल रही है ना। अब वो प्रीवियस में भी तो हमने क्या किया था, डिसीजन को सही मान लिया था ना, गवर्नमेंट के डिसीजन को क्या मान लिया, सही मान लिया। अब वो हो सही चाहे ना हो, मान लिया। ध्यान से पढ़ना, एक बात हमेशा दिमाग में रखा करो कि स्टेटमेंट पे बेस्ड कंक्लूजन होना चाहिए। क्या आ रहा है, डी।
द यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी विल एलिमिनेट द एनर्जी क्राइसिस इन द वर्ल्ड। अब स्टेटमेंट में क्या बोला है कि जो भी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज है एनर्जी के उनको यूज करना चाहिए जिससे कि एनर्जी का क्राइसिस जो है वो वर्ल्ड से एलिमिनेट हो जाए। कंक्लूजन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज ग्रेजुअली रिप्लेसिंग द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब इस तरीके का कंक्लूजन निकालना कि अब ये चीजें टेक्नोलॉजीज जो है वो यूज की जा रही है और धीरे धीरे रिप्लेस हो जाएगा, इस तरीके का कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता। कंक्लूजन में ये बोला है कि ये करना चाहिए, लेकिन ऐसा हो रहा है, इस तरह का कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता। The excessive exploitation of the environment has lead to the depletion of conventional source of energy. अब ये भी बात इंडिपेंडेंटली सही है, ये बात भी इंडिपेंडेंटली सही है, लेकिन स्टेटमेंट से इस बात का कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता। स्टेटमेंट में सिर्फ और सिर्फ ये बात कही गई है कि हमें नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज करना है जिससे कि प्रॉब्लम जो है वो एलिमिनेट हो जाए, क्राइसिस जो है वो एलिमिनेट हो जाए। तो यहां पर कंक्लूजन जो है वो दोनों ही स्टेटमेंट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, स्टेटमेंट को फॉलो नहीं कर रहे हैं। आगे बात समझ में? तो दो तीन बातें हमने देखी, वो क्या ध्यान में रखने वाली है इन सारे पूरे टॉपिक्स में, ठीक है? स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट, कंक्लूजन और अजम्पशन, तीनों में क्या बातें दिमाग में रखनी है। आर्ग्यूमेंट जो रहेगा वो आर्ग्यूमेंट पे बेस होगा, वो यस भी हो सकता है और नो भी हो सकता है। मतलब कि अगर कोई स्टेटमेंट बोला गया है तो आर्ग्यूमेंट जो रहेगा वो ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, मतलब यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, और हो सकता है दोनों ही सही हो दोनों गलत हो, डिपेंड कि वो एविडेंस कितना दे रहा है और एविडेंस उस बात को साबित कर रहा है या नहीं कर रहा है। आर्ग्यूमेंट में ये बात ध्यान रखनी है। अजम्पशन में क्या है कि जो स्टेटमेंट बोला गया है उसको बोलने वाले का और सुनने वाले का किस तरह का अजम्पशन हो सकता है, उस चीज पर हमें फोकस करना है। ये नहीं देखना कि अजम्पशन में बात सही बोली है या नहीं, नहीं, जो स्टेटमेंट में बात बोली गई है उसको बोलने वाले को और सुनने वाले के दिमाग में क्या अजम्पशन जा रहा है, वो चीज लिखी है कि नहीं अजम्पशन में, हमें ये चीज देखनी है। और स्टेटमेंट और कंक्लूजन में जो स्टेटमेंट बोला गया है उससे कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है कि इससे क्या चीज प्रॉब्लम सॉल्व होगी, उस पे बेस्ड है, इंडिपेंडेंटली कि कंक्लूजन सही है या गलत है। स्टेटमेंट पर बेस्ड सारी चीजों में स्टेटमेंट, और अपने दिमाग से स्लॉग की चीजें हटा देना कि अगर हमने देखा कि यहां पर नॉट लिखा है, यहां पे नहीं लिखा है, तो हमने बोल दिया इधर और ऐसा नहीं। किस चीज पे फोकस करना है? स्टेटमेंट में वो बात बोली गई कि नहीं बोली है। अगर एडवर्टाइजमेंट, नोटिस या इस तरह की कोई सूचना जाहिर की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर ए बी को कुछ बोलता है, तो वहां पर सारे केसेस में हमें क्या मान के चलना है कि सामने वाला वो बात सुनेगा और उसको सही मानते हुए आगे बढ़ेगा, ठीक है? और क्या मेन पॉइंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कुछ वर्ड्स का अगर मीनिंग नहीं पता है तो भी उसको स्किप करके आगे बढ़ो। और उसका सबसे अच्छा तरीका इसका सीखने का यही है कि जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको बुक में से एक बार कर लो। कुछ चीजें नहीं भी समझ में आ रही होंगी ना कि ऐसा क्यों है, तो उसके एक्सप्लेनेशन पीछे थोड़ा बहुत दिया रहता है। हर बुक में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन वहां पर दिया होगा, तो उससे थॉट प्रोसेस डेवलप करो कि क्या हमें सोच रखनी है जिससे कि ये क्वेश्चन सही हो जाए। लेकिन फिर भी हम हर क्वेश्चन से सेटिस्फाई हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, हमें पचाते हुए चलना पड़ेगा, है ना? हर क्वेश्चन के लिए हम एग्री कर जाएं कि नहीं यही सही होगा, वो हम पॉसिबल नहीं है। और हम ना ही उसको सच प्रूफ कर सकते, ना ही झूठ प्रूफ कर सकते, क्योंकि प्रूफ करने के लिए एक मैथमेटिकल टर्म चाहिए जो कि हमारे पास नहीं है। इसको प्रूफ करने के लिए कोई स्टेटमेंट होना चाहिए कि यहां से हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया तो राइट हैंड साइड पे पहुंच गए, LHS इक्वल टू RHS। यहां पर इस तरह का कोई फॉर्मूला ही नहीं है कि हम इसको प्रूफ कर सकें, सिर्फ बहस कर सकते हैं, लेकिन उससे भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा, ठीक है ना? अगर हम आपस में बहस कर ले और मैं तुम्हारी बात मान जाऊं या तुम मेरी बात मान जाओ, इससे भी फाइनल रिजल्ट कुछ नहीं निकलने वाला। फाइनल रिजल्ट वही होगा जो आंसर की में छपा होगा, ठीक है ना? तो हमें क्या करना है? एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना है। क्लियर है? चलो, तो फिर अब कल DI का पार्ट कंटिन्यू करते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन वाला। थैंक यू। हाँ, कौन सा? 28। सेकंड कहां से सही हो जाएगा? ओपनिंग बैट्समैन स्पिनर है, ये कैसे पता चल रहा है उसमें? ओपनिंग बैट्समैन के बारे में कोई बात ही नहीं कही है उसने, तो सिर्फ सीधे सीधे ये बोला है कि 200 रन में से 160 रन स्पिनर ने बनाया है। अब कौन बैटिंग करने के लिए सबसे पहले उतरा है, ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकता, ठीक है ना? चलो, थैंक यू।